हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग जीके जीएस के आज तक मतलब पिछले 15 वर्षों से जीके जीएस के आज तक जो यूपी के एग्ज़ाम्स में यूपी पुलिस के अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए हुए हैं, ऐसी एक सीरीज डिज़ाइन की हम लोगों ने। जैसे कि आज के लेक्चर में जैसे कि आप लोग ने थंबनेल देख लिया होगा, हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। जैसे कि प्राचीन इतिहास से आज तक यूपी पुलिस एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न बने हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही नेक्स्ट डे में जैसे कि मध्यकालीन भारत हो गया, फिर आगे हमारा आएगा आधुनिक भारत, ऐसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे ही सारे सब्जेक्टों की हमारी सीक्वेंस वाइज एक सीरीज चलेगी जो कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम में अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, जैसे कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से कौन से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास, ठीक है। प्राचीन इतिहास से एक टॉपिक आता है द वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता से हमारा एक क्वेश्चन आया था जो कि वैदिक सभ्यता नदी जो है के तट पर विकसित हुई थी। किस नदी के तट पर विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता हमारी जो है, ये जो है हमारी सरस्वती नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सरस्वती नदी के तट पर हमारी वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिन नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इनकी वैदिक सभ्यता की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है तथा ऋग्वेद सर्वाधिक जो प्राचीन वेद है। 4 वेद हैं जैसे कि ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, यजुर्वेद। और सबसे पुराना जो है हमारा ऋग्वेद है, इसी से प्राप्त होती है इनकी जानकारी। और वैदिक काल को एक हमारा कहा जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के समय वैदिक काल को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, रहता है हमारा महाजनपद। जो महाजनपद काल से हमारा ये पूछा गया जिसमें मगध साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया है। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, ठीक है। जो हमारी मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह पहले थी, उससे पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की थी, तो ये था हमारा उदयन, ठीक है। उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये जो राजधानी स्थानांतरित की थी उदयन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, उदयन द्वारा ये राजधानी स्थानांतरित की गई थी। ये ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से सही नहीं है। जैसे कि अजातशत्रु के बारे में क्या है, अजातशत्रु जो है पाटलिपुत्र को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अजातशत्रु द्वारा स्थापित किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के द्वारा की गई थी, ठीक है। और मगध साम्राज्य की प्रथम जो राजधानी थी गिरिराज या राजगिरी थी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और प्राचीन काल में पाटलिपुत्र शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ये भी आपको 4वीं शताब्दी तक पाटलिपुत्र गुप्त वंश की राजधानी भी रहा था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग, रहा था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा राजधानी बन गई थी। किसकी बन गई थी मथुरा जो राजधानी है, ये किसकी बनी थी, ये बनी थी हमारी सूरसेन की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सूरसेन की राजधानी मथुरा बनाई गई थी, ठीक है। और भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पहले का है, ठीक है। 16 महाजनपद जो थे ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पहले के थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा के आसपास का क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था, ठीक है। और इसका जो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है ये जो है हमारा बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय में मिलता है। अंग्युत्तर निकाय इसमें इसे प्राप्त होता है, ठीक है। ये बात आपको ये भी ध्यान रखनी होगी, ठीक है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। ये बात आपको ध्यान है। नेक्स्ट चलते हम लोग, रहता है हमारा मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, ठीक है।
मगध साम्राज्य से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, तो मगध साम्राज्य को आप अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मगध साम्राज्य का अंतिम जो शासक था, ठीक है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो इसमें भी क्वेश्चन में डाउट है। तो इसमें जो मगध वंश का अंतिम शासक तो घनानंद था, ठीक है। मगध वंश का अंतिम शासक घनानंद था, घनानंद। और घनानंद जो है सिकंदर के समकालीन था। जब भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया था उसके समकालीन था। नंद वंश के समय मगध राजनीतिक रूप से समृद्ध साम्राज्य बन गया और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को पराजित किया था और उसके बाद से मौर्य वंश की स्थापना की थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग, रहता हमारा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यानी कि बौद्ध एवं जैन धर्म से कौन कौन से क्वेश्चन बने। ये आता है हमारा श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के थे, मतलब श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं ये किस धर्म के थे, तो ये थे हमारे जैन मत के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म की 2 शाखाएं थी, ठीक है। विभाजित किया है, जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय की स्थापना भद्रबाहु ने की थी, ठीक है। दिगंबर की भद्रबाहु ने की थी, भद्रबाहु। और श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना जो की थी स्थूलभद्र ने, स्थूलभद्र ने, ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्थूलभद्र ने, ठीक है। और विभाजन का मुख्य कारण मगध में अकाल पड़ना, जिससे भद्रबाहु के नेतृत्व में एक समूह को दक्षिण भारत में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया। और दिगंबर भिक्षु आचार्य विशाखा के वंश से संबंधित हैं और श्वेतांबर भिक्षु आचार्य स्थूलभद्र के परंपरा का पालन करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग, रहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक है। हमारे जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पारसनाथ। और 24वें थे महावीर स्वामी जी और लास्ट भी थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 24वें और लास्ट में थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए जो संत एवं स्वयं को तप द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करते हुए संसार सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते थे, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। देखिए ऋषभ देव जो हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ये ऋषभ देव थे फर्स्ट तीर्थंकर थे। और 24वें थे महावीर स्वामी और 23वें थे पारसनाथ, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पारसनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। जो हमारे बुद्ध थे इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था हमारा सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। सारनाथ जो है वाराणसी में बुद्ध ने वहीं पे अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जो जन्म है, बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी। लुम्बिनी वन जो नेपाल में वर्तमान में है। और बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश जो हैं कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इन्होंने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे, ये आपको ध्यान रखिए, पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध की माँ, जो गौतम बुद्ध की माँ है हमारी देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो उत्तर प्रदेश के ज़िले में है, ठीक है, मतलब कौन से ज़िले में है उत्तर प्रदेश के, तो ये जो है हमारा वर्तमान में महाराजगंज ज़िले को माना गया है, ठीक है, ये महाराजगंज ज़िले को माना गया है, महाराजगंज, ये इसमें भी डाउट है, ठीक है, महाराजगंज ज़िले को माना गया है शोधकर्ता, ठीक है। ये बताओ, मैं तो गौतम बुद्ध की माता महामाया कौशल गणराज्य की राजकुमारी थी और जो हमारे देवरिया प्राचीन जो है इतिहास से कौशल राज्य का हिस्सा था, जो बात आपको ध्यान रखनी है, ये इसका राइट आंसर देवरिया माना है हमारे एग्जामिनर ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, नंबर 3 बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। हमारी 3 बौद्ध संगीति थी ये किस शहर में आयोजित की गई थी, तो ये की गई थी हमारी, मतलब 3 ये की गई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो डिस्कस कर ली हमने, हमारी चौथी
जैसे कि फर्स्ट जो है हमारी राजगृह यहाँ आयोजित की गई थी, और सेकंड जो है हमारी वैशाली, ठीक है, और चौथी जो है ये हमारी की गई थी कश्मीर के कुंडलवन में, यानी कि कश्मीर में ये आयोजित की गई थी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इनके अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं ज़्यादातर, जैसे कि प्रथम बौद्ध संगीति में अध्यक्ष थे आजाद, जो हमारे महाकश्यप अध्यक्ष थे, ठीक है, और द्वितीय में कालाशोक अध्यक्ष थे, और तृतीय में मेघालीपुत्र थे, और चौथी में वसुमित्र थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और किन किन के शासनकाल में, जैसे तृतीय जो है पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं लोग, द मौर्यन एम्पायर, यानी कि मौर्य साम्राज्य से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 296 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो ये थे हमारे बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, ठीक है, अशोक महान जो थे वो थे बिंदुसार के पुत्र, और बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त के पुत्र थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तब क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। हमारा मौर्य राजवंश है, इसके अंतिम शासक कौन थे, ये थे बृहद्रथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे, ठीक है। और बृहद्रथ अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा गया था, इन्हीं का बृहद्रथ का सेनापति था जो पुष्यमित्र शुंग जो था, और इसी ने इस शुंग जो था, और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी उस समय, ये बात आपको ध्यान रखनी है, शुंग वंश की स्थापना की थी। और मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 322 से 321 ईसा पूर्व घनानंद को हराकर, और इस काल से संबंधित साहित्य स्रोत कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा मेगस्थनीज की प्रमुख इंडिका के द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे इंडिका में भी मिलते हैं, और कौशल के वो हमारी चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उससे भी इसके स्रोत मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग, रहता हमारा शक और कुषाण वंश, ठीक है, इनसे कौन कौन से, इसमें आता है मथुरा कला विद्यालय था काल का कौन सा दौरान अपने शिखर पर था, ठीक है, तो किसके दौरान था शिखर पर, तो मथुरा कला थी, ये थी हमारी कुषाण काल के दौरान, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, इसके दौरान अपने शिखर पर थी मथुरा कला, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कनिष्क जो राजा थे उस समय उसके तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, रहता है क्वेश्चन नंबर 13, जो हमारे आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध था, आर्यभट्ट जो है एक प्रसिद्ध था, क्या था, आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञों में से एक थे, यह आपको ध्यान रखनी है, खगोलवेत्ता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, खगोलवेत्ता थे, ठीक। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनके कार्य आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरणा देते हैं। बीजगणित अलजेब्रा का प्रयोग, आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टीय गणित की पुस्तक को कविता के रूप में लिखा गया है। इस पुस्तक में दी गई ज़्यादातर जानकारी खगोल शास्त्र और गोलीय त्रिकोणमिति का संबंध रखती है। आर्यभट्ट में अंकगणितीय, बीजगणितीय और त्रिकोणमिति के 33 नियम भी दिए गए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग, रहता है गुप्त साम्राज्य, इससे कौन सा क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये जो है हमारा इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा गया है भारतीय इतिहासकारों के द्वारा, ठीक है। नेपोलियन फ्रंट का सम्राट था, जो नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट जो था ये फ्रांस का सम्राट था, और उसने ऑस्ट्रिया, रूस, स्पेन और यूरोप के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और 1815 ईस्वी में वाटरलू में उसकी हार के बाद उसका साम्राज्य उसकी आंखों के सामने बिखर गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, ठीक है, फिर आता है हमारा गुप्तोत्तर साम्राज्य, इससे आता है क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, तो हर्षवर्धन है इसकी राजधानी कहाँ थी, तो ये थी हमारी कन्नौज में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, और इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, कन्नौज भद्र विहार कहा जाता था उसमें। हर्षवर्धन जिन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया, वे प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र थे। कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी, जिसे थानेश्वर स्थानांतरित करके बनाया गया था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान नहीं थी। बाणभट्ट
के हर्षचरित द्वारा हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, बातों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? जो हमारे पाल राजवंश है इसके सर्वप्रथम राजा कौन थे? ये थे हमारे पाल वंश के राजा थे गोपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पाल वंश के राजा सर्वप्रथम थे गोपाल, तो जिन्होंने 750 ईसा पूर्व इसकी स्थापना की थी। पाल वंश की गोपाल अराजकता को रोकने के लिए एक राजा के रूप में चुना गया था। गोपाल को बंगाल का पहला बौद्ध राजा माना जाता है। ठीक है, और पाल काल की को बंगाली इतिहास में स्वर्णयुग के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चुनें। जैसे कि नंबर 1, चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिन्होंने 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। ठीक है, सेकंड है, यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी के घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ये दोनों ही गलत हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है चोल वंश के शासनकाल में। ठीक है, जो हमारा विजयालय है चोल वंश का संस्थापक था। ठीक है, और उसका शासनकाल था 850 से 870 ईसा पूर्व। विजयालय ने पांडवों एवं पल्लवों के बीच युद्ध का लाभ उठाकर राजवंश की स्थापना की थी। विजयालय ने एंग्लो मुथियार से तंजावुर पर विजय प्राप्त की, जो मुथियार वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अब मुत्तियार राजा सत्तन पल्लियाली की मदद से उन्होंने तंजावुर में राजवंश की स्थापना की थी। और तिरुवलंगड़ू प्लेट्स या तमिल कॉपर प्लेट शिलालेखों में विजयालय के तंजावुर शहर पर कब्जा करने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, जो कि प्राचीन इतिहास से अब तक यूपी पुलिस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके सामने हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ऐसे ही सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, आगे आते रहेंगे लेक्चर, तो ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ना चाहते हैं आप। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, कृपया प्लीज़ सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।